जय हिंद साथियों, मैं बिल्कुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों के स्वागत करता हूं। बात करें दोस्तों आज की तो आज मैंने लिखा है आपके लिए पॉलिटी क्लास नंबर 3 और आज हम आपको बताने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पेट का एग्जाम हमारे आने वाला है, बहुत कम टाइम इसके लिए रह गया है, तो थोड़ा सा हम अपने कंटेंट को स्पीड से लेकर के चलेंगे और कुछ वीडियोस आपको थोड़ी सी लेंथ में मिलेंगी, है ना। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं आगे की क्लास में मैंने आपको क्या क्या करा दिया था। देखिए जरा, लास्ट क्लास में हमने संविधान को स्टार्ट कर लिया था, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ था, कहाँ कहाँ से इसका निर्माण किया गया, किस तरीके से संविधान सभा और सरकार अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। इससे आगे की बात करते हैं। देखिए जरा, आगे की बात अगर हम करें तो आज हमारा टॉपिक है कि जो संविधान के नियम और कानून बनाए गए थे उनका स्रोत क्या था। यानी कि अगर हम बात करें तो आप हेडिंग लगाएंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से भी काफी सवाल बन जाते हैं संविधान के स्रोत। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी बातें हमने अपने पास से बनाई थी, है ना। तो हमने क्या करा, चारों तरफ से चीजें देखी, अपने आसपास जो देश अपने आप शासन चला रहे हैं, अपनी प्रजा का अपने ऊपर अपने आप नियंत्रण रख रहे हैं, उनके नियम कानून में संविधान में क्या क्या चीजें अच्छी थी, है ना, उनको हमने वहां से उठा लिया। तो एक एक करके यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि क्या चीज कहां से ली गई। देखिए जरा, अगर हम बात करें स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले भैया हम देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, है ना। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में चीजें करा रहा हूं, हम केवल देश के नाम लेकर के चलेंगे और वहां से हमने जो भी लिया है उसको मैं यहाँ पर लिखता चलूंगा। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया याद रखेंगे आप। ब्रिटेन से हमने क्या लिया अगर हम बात करें तो याद रखना संसदीय व्यवस्था। ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है ना। अब इसमें जितनी भी चीजें ब्रिटेन से ली गई मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके अलावा ब्रिटेन से क्या लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। क्या लिया गया है, विधि का शासन। किसके ऊपर कौन शासन करेगा और किसके नीचे कौन काम करेगा, इसको हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया गया। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद एकल नागरिकता हमने कहां से ली है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे आप इसका। एकल नागरिकता, भारत में रहने वाला व्यक्ति है तो केवल भारत की ही ये क्या रखेगा, नागरिकता रखेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और याद रखेंगे द्विसदनीय, क्योंकि आपको पता है जो संसद है हमारी वो 2 सदन की व्यवस्था है। तो ये भी व्यवस्था कहां से ली गई है, पार्लियामेंट के ज्यादातर स्रोत कहां से लिए, याद रखेंगे आप, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। इसको आप लिख लेंगे ऐसे करके, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क्या क्या लिया गया, फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं। संसद व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता और कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये सब कहां से ली गई है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। देखिए जरा आगे की अगर बात करते हैं, यहां से इतना ही है बस। अब नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका, यूएसए की अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान से। अब यहां से एक एक बात लिखते चलेंगे कि हमने क्या क्या यूएसए के संविधान से लिया है। तो सबसे पहली बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, याद रखेंगे आप भैया, मौलिक अधिकार। याद रखना ये प्री का पेपर है, कोई हाई फाई पेपर नहीं है, तो बहुत सिंपल तरीके से आपसे बातें की जाएंगी जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये कहां से लिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। अमेरिका से जितने भी संविधान लिए गए हैं सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी इसको आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, मूल अधिकार भी आप इनको बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है।
चलिए जरा आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या लिया गया है, याद रखेंगे आप, सर्वोच्च न्यायालय है ना। हाई कोर्ट भी कहां से, सुप्रीम कोर्ट भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद याद रखना राष्ट्रपति का पद, गवर्नर जनरल, मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से, लेकिन उसका नाम कन्वर्ट किया गया राष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, याद रखेंगे आप, ये कहां से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक बात और यहां से ध्यान रखेंगे, क्या अमेरिका में भी यह बात कही जाती है कि संविधान ही क्या है भैया, संविधान ही क्या है, सर्वोपरि है, ठीक है। संविधान ही क्या है, सर्वोपरि है। और न्यायिक पूर्वालोकन, समझ में आ रही है बात, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति, ये भी कहां से लिया गया है, आप समझ सकते हैं। न्याय के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, समझ में आ रही है बात, यहां तक का क्लियर दिखाई देता है ना आपको स्क्रीन में। हाँ चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं। तो न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति क्या है, ये भी आप समझ लेंगे। यानी हमको पता है क्या कि जब उच्चतम न्यायालय, यानी एक न्यायालय जब हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो हम फिर ऊपर, उससे भी ऊपर जा सकते हैं, सुप्रीम में भी जा सकते हैं। यानी न्यायिक पूर्वालोकन, आपको जो न्याय मिला है आप उसका फिर दोबारा से क्या करवा सकते हैं, पुनरावलोकन भी करवा सकते हैं। ये शक्ति भी क्या है, कहां से ली गई है, ये ली गई है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और लास्ट बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है भैया, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, ठीक है, या कोर्ट आप लिख सकते हैं। ये भी क्या है, जो न्यायपालिका होती है उसके ऊपर फैसला सुनाने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं दिया जा सकता। वो क्या होती है, वो स्वतंत्र होती है अपने आप में ही फैसला करने के लिए। क्लियर बात समझ में आ रही है। ये बात अलग है कि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को अगर उस न्यायालय के किसी कार्यक्रम से दिक्कत है ना, तो वो कोर्ट को चेंज कर सकता है, वो उससे भी ऊपर जाके जो है अर्जी अपनी लगा सकता है, ठीक। चले जरा, तो ब्रिटेन से हमने पढ़ लिया, संसदीय विधि, एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ से बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं बनने वाला है ना। कानून निर्माण और द्विसदन व्यवस्था कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलें आगे, तो देखेंगे आगे अगर हम बात करें भैया, नंबर 3 की बात आती है कनाडा। और कनाडा से क्या लिया गया है, संगठनात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरी व्यवस्था सशक्त केंद्र, ये भी कहां से लिया गया है, केंद्र कौन रहेगा, हर मामले में केंद्र कैसा रहेगा, सेंट्रल। आप समझते हैं, दो सरकारें होती हैं, राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार होती है। तो क्या बताया गया, कनाडा के थ्रू हमें बात पता लगी थी कि केंद्र जो होता है वो सर्वोपरि होता है, वो किसी के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है, उसके कंट्रोल के बिना राज्य कुछ नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए नंबर 4 की बात करें, इसके बाद बात आती है संविधान। संविधान हम संशोधन भी कर सकते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप समझ रहे हैं इस बात को, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान हम संशोधन कर सकते हैं। और यह बात किससे ली गई थी, ध्यान रखेंगे आप, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह बात ली गई थी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। अच्छा अब आगे की बात अगर मैं करूं, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय,
ये व्यवस्था किससे ली गई थी? रशिया यानी रूस से ली गई थी। किससे ली गई थी ये व्यवस्था? तो रूस से ली गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं, बंधुत्व की घोषणा कहां से ली गई थी? फ्रांस के संविधान से ली गई थी, है ना। चलो मिलजुल कर रहेंगे तभी कामयाब रह पाएंगे। समझ में आ रही है बात? आगे की अगर मैं बात करूं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? याद रखना आयरलैंड से लिए गए। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आगे चल करके हमको मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और याद रखना इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी कहां से लिया गया है? ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से दो स्पेशल चीजें ली गई हैं, याद रखेंगे आप कौन कौन सी ली गई हैं? और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और याद रखना राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपातकालीन व्यवस्था, ये कहां से ली गई है? याद रखेंगे आप, क्योंकि इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। आप जानते हैं इंदिरा गांधी के समय में लगी थी इमरजेंसी, ठीक है। तो आपातकालीन व्यवस्था बताई गई है कहां पर? जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी के संविधान से ये चीजें ली गई है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना नंबर 9, अगर हम बात करें प्रस्तावना, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताई थी प्रस्तावना के विचार की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है? याद रखना प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। जबकि भाषा अगर हम बात करें, प्रस्तावना की भाषा ये कहां से ली गई है? याद रखना ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखेंगे दोनों बातों को आप। प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और प्रस्तावना के विचार की बात करें तो यूएसए, ठीक है। अभी थोड़ी सी तबीयत मुझको ठीक नहीं लग रही है, समझ में आ रही है बात, लेकिन फिर भी मैं आपको चीजों आपको करा रहा हूँ जिससे आपकी चीजें रेगुलर चलती रहेगी। समझ में आ रही है बात? हाँ, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है तबीयत। चलिए आगे की अगर हम बात करें नेक्स्ट बात, और आगे देखेंगे जरा, और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली गई है, याद रखना समवर्ती सूची, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, विधि द्वारा प्रस्तावित, नोट करते रहेंगे आप, विधि द्वारा, ऐसे लिख लो इसको आप, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ली गई है जापान से। कहां से ली गई है? जापान से, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे आप, नोट करके लिखेंगे, अवशिष्ट क्या बताया गया? केंद्र के पास, है ना। अवशिष्ट केंद्र, विषय केंद्र के पास, ऐसे लिख लेंगे आप। और ये कनाडा वाले नाम, इसको नोट कर लेंगे, चाहे यहाँ पर नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये 10-11 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और याद रखना है इस 11 की 11 बातों में से ही याद रखेंगे आप, क्या मिलेगा? इन 11 की 11 बातों में से ही एक सवाल आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है भैया। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए जल्दी से जरा इसको एक बार आप कॉपी कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे संविधान के स्रोत
यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भैया, अपने एग्जाम के पर्पस से काफी एग्जाम्स यहां से पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए जी, ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से हमने क्या क्या चीजें ली हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया है। चलो भैया, इससे आगे की बात अगर हम करें, देखो जी, थोड़ी तबीयत में थोड़ी दिक्कत चल रही है, कोई बात नहीं, आप अपने काम पर ध्यान रखें। चलिए जी, अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। क्या लिखेंगे आप? फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार तो याद रखना ये कहां पर पाए जाते हैं। याद रखना ये भैया, अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में ये पाए जाएंगे। याद रहेगी बात, क्या बताया मैंने? आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जितने भी नियम कानून दिए गए हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं? आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। याद रखना 12 से 35। इनके बीच बीच में अलग अलग खंड भी हैं, जैसे 15वें का 15A, 15B, 15C आप पढ़ेंगे, ऐसे 18वें का पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? दो छोटे छोटे पार्ट्स एक ही टॉपिक के ऊपर जब ज्यादा नियम बना दिए जाएंगे तो अलग अलग आर्टिकल थोड़ी बनाएंगे बच्चा। एक ही आर्टिकल के अंदर जैसे 12 आर्टिकल किसी के ऊपर बना हुआ है तो 12 जैसे राज्यों के ऊपर बना हुआ है तो राज्यों से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो 12 के अंदर ही डाल दी जाएंगी। 12A, 12B, 12C, 12D, इस तरीके से यहाँ पर बातें लिखी जाएंगी। बस सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जितने भी आधार होंगे, आपके अधिकार होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके मौलिक अधिकार। अब अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो याद रखना कहां से लिए गए हैं। यूएसए, अमेरिका। याद रखना कहां से लिए गए हैं? यूएसए, अमेरिका से लिए गए हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? और अमेरिका के अंदर इनको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र या अधिकारों का पत्र। ये अमेरिका के संविधान में है। इस संविधान में इस पॉइंट से हमने ये अपने मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमने बनाए, यहां से हमने इनको उठा के क्या कह दिया। अब ये थोड़ी बिल्कुल कॉपी कर देंगे नाम की भी, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो नाम बदल दिया गया और नाम बना दिया गया क्या? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो जरा अगर आगे की बात करें, क्या मूल अधिकार क्या होते हैं भैया? देखना जरा, वे अधिकार जो किसी नागरिक की सुरक्षा। आप बात समझ में आ रही है? जो क्या करेंगे? नागरिक की, ऐसे लिख लेंगे आप, नागरिक की आजादी, नागरिक की आजादी की रक्षा। किसकी रक्षा बताई गई? नागरिक की आजादी की रक्षा, सीमा में व्यक्तित्व की रक्षा करेंगे। क्या कराएंगे भैया? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना जरा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं भैया, देखेंगे जरा यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, क्या राज्यों की
मनमानी के खिलाफ नागरिक को दिए गए अधिकार, यानी कि आर्टिकल नंबर 12। कुछ बात समझ में आ रही है? आर्टिकल नंबर 12 में क्या क्या बातें बताई गई हैं, जिनको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे के करके। क्या बताया गया? अगर राज्य किसी नागरिक या व्यक्ति के ऊपर, है ना, क्या करे, किसी गलत अधिकार को दिखाए, यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे, तो वहां पर आर्टिकल नंबर क्या काम करेगा? आर्टिकल नंबर 12 काम करेगा। और याद रखना, आर्टिकल नंबर 12 किसके लिए होता है? राज्य के लिए होता है। किसके लिए होता है आर्टिकल नंबर 12? राज्यों के ऊपर होता है ना। और राज्य में क्या क्या होता है याद रखेंगे आप, केंद्र के ऊपर भी होता है। केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर होता है, याद रखना। संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल के ऊपर भी होता है, ठीक है। और याद रखना, किसी विश्वविद्यालय या सरकारी कंपनी, विश्वविद्यालय यानी एडमिशन वगैरह में जो बात चलती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये 3 बातें बताई गई। इन 3 बातों में क्या होगा, और राज्य के जितने भी फैसले होंगे वो कौन लेगा? याद रखना, इसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। और कोर्ट कौन सा एक्शन लेगी? याद रखना, आर्टिकल नंबर 12 के तहत इसके ऊपर कार्यवाही करेगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेंगे हम फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। जरा इतना समझ में आ गया आपको? अगर मैं बात करूं, देखना जरा, अगर मैं यहाँ से आगे की बात करूं तो क्या क्या लिखेंगे आप? चलो जी देखो जी, जरा इससे आगे की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखना, इसको पहले मैं हेडिंग लिखा रहा हूं आपको, फिर एक एक करके इनको हम सोल्व करेंगे। समानता का अधिकार यानी और राइट टू इक्वलिटी। समझ में आ रही है बात? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यानी याद रखना आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। याद रहेगी बात? समझ में आ रही है? आर्टिकल नंबर क्या बताया गया? 14 से लेकर 18 तक क्या बताए गए हैं? समानता का अधिकार, यानी सभी समान है, इसमें बताया गया। अभी पढ़ेंगे इसको हम क्लियर करके थोड़ा सा, याद रखना। उसकी अगला आगे की अगर मैं बात करूं तो अगला कौन मिलता है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी और राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल याद रखना 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 19 से लेके 22 तक। और कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो याद रखना आप शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ में आ रही है बात? और ये हो जाता है आपका आर्टिकल नंबर 23-24। क्लियर रहेगी इतनी बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। और याद रखना इसको लिख लेंगे, राइट टू एक्सप्लोर। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नाम से भी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और थोड़ा सा क्लियर होकर हम पढ़ लेंगे। धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होगी बात है? ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं
शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। क्लियर बात समझ में? और आर्टिकल कितने हो जाते हैं याद रखेंगे आप? 29 से 30। बोलो जरा, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बताएं जरा। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फिर आगे की ओर चलते हैं। बताओ भैया, इतने समझ में आ रहे हैं आपको? ठीक है। और यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे क्या, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर एक बात बताई गई है क्या, कि ये अधिकार पूर्ण रूप से काम करेंगे क्या, जो अल्पसंख्यक होते हैं। आपको विशेष जाति अल्पसंख्यक नहीं कही जाती है। अल्पसंख्यक यानी 50% से कम लोग जिन जाति के हैं, वो कहां पर एंट्री हो जाते हैं, उन कहां पर गिनती की जाती है उनकी, याद रखना, उनकी गिनती की जाती है कहां पर? अल्पसंख्यक के अंदर की जाती है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? चलिए जल्दी से जरा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताएं जल्दी से जरा, फिर आगे चलते हैं भैया। तो कितने आर्टिकल मैंने आपको बताए? हाँ, थोड़ा फीवर अभी भी उसको फीवर चल रहा है। चलो देखेंगे ना, इसी कारण से थोड़ी आपका करंट वगैरह का जो डाटा है वो अपग्रेड नहीं हो पाया था बीच में। बाकी आप चिंता ना करें, करंट अफेयर्स की बहुत बढ़िया मैं क्लास लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जहां से आपको सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, और 2-2 घंटे की वो क्लासेस रहेंगे जो आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक भैया, और प्रैक्टिस सेशन भी मैं लेके आने वाला हूँ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। 14 से 18 आर्टिकल नंबर याद रखना। 14 से 18 में बात होगी किसकी? राइट टू इक्वलिटी की। 19 से 22 की बात होगी स्वतंत्रता की। 23 से 24 आर्टिकल की बात होगी शोषण के विरुद्ध अधिकार की। आर्टिकल नंबर 25 से 28 की बात होगी धर्म की स्वतंत्रता की। और आर्टिकल नंबर 29 से 30 बात होगी शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार की। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 31 क्या है। चलो जी, इनको भी दोबारा पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करके है ना। पहले एक बार कंप्लीट कर दूं 32 के 32। देखो जी, बात करते हैं आगे। नंबर 6 पड़ेगा ये, है ना। क्या बताया गया? संपत्ति, ऐसे लिख लेंगे इसको, अर्जन, और एक बोलेगा संपत्ति धारण का अधिकार। क्लियर बात समझ में आ रही है? और ये आर्टिकल नंबर आपका बनेगा भैया 31। और इस 31 के 3 पार्ट है, याद रखना। 31A, 31B, 31C। समझ में आ रही है बात? अभी तीनों को पढ़ेंगे क्या क्या इनमें संबंध है तीनों में। चलो जी, संपत्ति अर्जन और क्या बताया गया? संपत्ति धारण का अधिकार। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिएगा। अब एक बात है, मैंने नीति निदेशक तत्व आपको बताए थे, डीपीएसपी। आप एक बात समझ लें पहले, डीपीएसपी ने क्या बात बताई? डीपीएसपी ने बात बताई कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास अच्छी संपत्ति है, बढ़िया, तो उसकी संपत्ति का जो ब्यौरा होगा वो इस प्रकार से विभाजित होना चाहिए, क्या? कि सभी का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। समझ में आ रही है? बताइए, लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा, ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। ये कौन कहता है? डीपीएसपी इस बात को कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति का अच्छा ब्यौरा है, समझ में आ रही है बात, तो उसकी संपत्ति का सभी को लाभ होना चाहिए परिवार के अंदर। एक परिवार के अंदर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी के पास बहुत करोड़ों का पैसा है, क्या अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो लोगों में बांट दे, ऐसा नहीं। अगर परिवार के अंदर विभाजित किया जा रहा है पैसा, है ना भाई, तुम्हारे पापा का पैसा तुमको मिलेगा, जैसे तुम्हारे दादा का पैसा तुम्हारे पापा को मिला, तुम्हारे चाचा को मिला, तुम्हारे ताऊ को मिला। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से जब विभाजित किया जाएगा तो क्या हो, इक्वल विभाजित की जाए, कोई भी लॉस में ना रहे।
डीपीएसपी का मतलब ये है कि कोई भी लॉस में ना रहे। ये तो हो गया संपत्ति अर्जन का तरीका, ठीक है। अब धारण की अगर हम बात करें तो धारण में क्या बताया गया, तो ये धारण में बताया गया कि जिसके पास जितनी संपत्ति है ना, याद रखना संपत्ति को कोई नहीं छीनेगा। अगर किसी की जमीन उसके कागजों के नाम उस पर चढ़ी हुई है तो उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। अगर ये अधिकार ना होता तो आप समझ सकते हैं आपके आसपास के जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं वो आप लोगों को आपके घर में रहने देते, नहीं रहने देते। अंबानी है ना, ये जितने भी ये करोड़पति लोग हैं ये क्या कर लेते हैं, तो पूरे भारत को खरीद लेते भाई। हमारा घर तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो पूरे इंडिया को घेर लेते हैं। आप समझो मेरी बात को, अगर ये कानून ना होता। लेकिन यहाँ पर ये टकराव आ गया क्या कि भैया एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपकी संपत्ति को कोई छीनेगा नहीं, और एक तरफ आप कह रहे हो कि बराबर बराबर बंटनी चाहिए। देखो क्रॉस हो गया दोनों बातों का क्रॉस हो गया। और ये पहला क्रॉस था। अब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है, पढ़ेंगे इनको भी आगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाए। लेकिन आर्टिकल नंबर 31 में आके ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। क्या कि डीपीएसपी कहता है सभी को अपनी संपत्ति बराबर बराबर भागों में बांटनी चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा का लाभ हो। लेकिन क्या कहता है साथ में, संपत्ति धारण के अधिकार के नियम पर ये कहता है संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं होगा, कोई भी आपकी संपत्ति को छीनेगा नहीं। अगर वो आपके नाम चढ़ी हुई है तो आपके नाम ही रहेगी। समझ में आ रही है बात। लेकिन डीपीएसपी कहता है कि उसको बराबर बराबर भागों में बांटिए। अब यहाँ एक जबरदस्त विवाद इकट्ठा हो गया, और ये विवाद आया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में। क्या आया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम में। और याद रखना इसका सॉल्यूशन निकला था 44वां संविधान संशोधन से। और याद रखना डीपीएसपी मान्य करा गया। और साथ में ये भी बता दिया गया अगर आज के बाद कहीं पर ऐसा टकराव होगा डीपीएसपी का, और याद रखना मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, तो बात किसकी मान्य रखी जाएगी, ये बात आप याद रखेंगे, डीपीएसपी। क्यों याद रखना, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है भैया, जो मूल अधिकार है वो केवल एक व्यक्ति या नागरिक के लिए है, लेकिन डीपीएसपी पूरे इंडिया के कल्चर के लिए, इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, सब पूरे भारत की अगर बात करें तो डीपीएसपी काम करेंगे। लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोनों में से क्या चीज बड़ी होगी, डीपीएसपी हमेशा बड़े होंगे। समझ में आ गई बात, ये यहाँ पर की गई थी बात, ठीक है। और याद रखना इसमें से 31A को निकाल दिया गया है, बी और सी आज भी है। समझ में आ रही है, और इसका आर्टिकल नंबर 31 खत्म नहीं हुआ है, क्लियर याद रखेंगे आप। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और याद रखना इस बात को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, और क्या कह दिया था, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बनाया। बात समझ में आ रही है आपको, क्या बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल नंबर 300A में। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चले आगे भैया, इससे आगे की बात कर लें। चलो जी, अब आगे क्या बताया गया, नंबर 7, अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करेगा या गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए भी आपके पास अधिकार है। क्लियर, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। तो क्या करेंगे, सरकार क्या काम, सॉरी न्यायालय क्या काम करेगा, उसको क्या करेगा, उसकी मरम्मत कर देगा। और मरम्मत करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बताया गया कहां पर, आर्टिकल नंबर 32 में, जो कि हमारा आखिरी मौलिक अधिकार है, आखिरी मौलिक अधिकार है। समझ में आ रही है बात।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी हो, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, गलत इस्तेमाल करता है, तो आप उनकी मरम्मत करवा सकते हैं न्यायालय के थ्रू, है ना। और आर्टिकल नंबर क्या बन जाता है आपका 32 यहाँ पर बन जाता है। समझ आ रही है बात। और इसका एक नाम और बोल दिया जाता है, क्या याद रखेंगे इसको आप, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको बात समझ में आ रही है? क्या बताया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और किसे कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार? आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया। और इसमें क्या होता है, फिर दोबारा सुन लेंगे आप, आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई सरकारी अधिकारी हनन करता है तो आप सीधे गेट खटा सकते हैं न्यायालय का। और आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको आप बोलेंगे, आप इनको सही करवा सकते हैं। समझ में आ रही है बात। और याद रखना ये जो अधिकार होंगे, इन अधिकारों का, इस अधिकार को लेके आप जाएंगे कहां? सर्वोच्च न्यायालय। कहां पर जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा कि भैया चलो ये तो हो गया, अब सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या क्या तरीके हैं इनको डोज देने के, है ना। बट डोज ही हुआ, ये जो सरकारी आदमी जो सरकारी गद्दी पर बैठे हैं और कुर्सी को जैसे घुमा रहे हैं और हमारी बातें सुन नहीं रही है भैया, होता है ना अक्सर जो आपके सरकारी दफ्तर में चले जाते हैं। हाँ, बहुत सारे हरामी हैं। चलो, तो क्या बताया गया वहां पर क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के आप जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय बताएगा कि भैया बताओ कौन सा इंजेक्शन लगाऊं। सर्वोच्च न्यायालय हाँ भैया करके बोलेगा आपको, है ना, उसकी मजबूरी है। 1 2 3 4 5 कितने इंजेक्शन लगाऊं? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया बताओ कि कितने इंजेक्शन मैं इनके लगा दूं। समझ में आ रही है बात। तो 5 डोज हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगर मैं बात करूं, याद रखना, सबसे पहली दवाई है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी दवाई है परमादेश। समझ रहे क्या नाम बताया? पहली दवाई का नाम बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। क्या नाम है तीसरा? प्रतिषेध, है ना, जिसको प्रोहिबिशन आप बोलेंगे। अगला है कौन सा? उत्प्रेक्षण। क्या नाम बताया गया? नेक्स्ट उत्प्रेक्षण। और लास्ट में आ जाता है कौन? अधिकार परीक्षा। ये 5 है। कितने भैया? आपको बात समझ में आ रही है? कितने पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं? ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। समझ में आ रही है बात? क्या क्या बताएंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। ये 5 के 5 आप ऐसा समझ लें कि 5 इंजेक्शन है किसके पास में? याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के पास में, जिनको वो बारी बारी से करके आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है। ये बात याद रखेंगे आप। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, इससे आगे की बात देख लेते हैं। समझ में आ गई बात आपको? इतनी बात क्लियर है भैया? चलो जी, इससे आगे की बात देख लेते हैं। अब इनके बारे में बात पढ़ लेते हैं कि ये है क्या क्या। देखो, जैसे कि आपको बताया मैंने, सबसे पहला पॉइंट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको समझ में आ रहा है कि भैया बंदी बनाकर ले आओ प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने। आ रही है बात समझ में? देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखना। क्या? इसको मैं लिख देता हूं पहले, फिर आप समझेंगे। पुलिस किसी व्यक्ति को मात्र 24 घंटे के लिए
हिरासत में रख सकती है, वो भी शक का, कि कोई चोरी हुई है और उस चोरी के आधार पर आपको कितनी देर रख सकती है, याद रखना 24 घंटे के लिए हवालात में रख सकती है। बाकी जैसे ही 25वां घंटा लगेगा उसको रिहा करना ही करना पड़ेगा, या फिर वो 25वें घंटे में कहाँ लेकर के जाएगा, दंडाधिकारी के पास लेके जाएगा, न्यायालय में उसको लेकर के जाएगा और वहां पर उसका क्या बताएगा, वहां पर उसका जो उसने जो भी गलत काम किया है, जो भी चोरी चकाटी या मर्डर या हत्या की है, उसके बारे में वो उसको बताएगा और फिर न्यायालय उसका देखेगा कि उसका करना क्या है। समझ में आ रही है बात। अब देखो हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बात यह है कि जिसने अपराध किया हो, जो अपराधी हो या नहीं भी हो, है ना, शक अभी चल रहा है फिलहाल, कोई भी अपराधी हो उसको खुद न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है, उसके नाम से कोई भी उसका परिवार का परिवारजन या कोई एडवोकेट या वकील उसकी पैरवी करने के लिए जा सकता है। समझ में आ रही बात। जिसने खुद मर्डर किया हो ऐसा जरूर नहीं है कि वो खुद जाएगा, उसके घर वाले, रिश्तेदार, है ना, या जितने भी दोस्त मित्र होंगे या उसका खुद का कोई वकील होगा जो वो खुद करेगा, वही उसके लिए न्यायालय में जाएगा, वहां पर बातचीत करेगा, समझ में आ रही है, और दस्तावेज पकड़ाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक, हिरासत में रख सकती है, अन्यथा कहां लेकर के जाएगा, अन्यथा न्यायालय लेकर के जाएंगे। कहां लेकर के जाएंगे, याद रखना, न्यायालय को लेकर के जाएंगे। क्लियर बात, समझ में आ रही है। चलो जी, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आ जाता है क्या, नंबर 2, नंबर 2 मैंने आपको बताया परमादेश। क्या बताया गया, परमादेश। समझ में आ रही है बात। याद रखना, जब कर्तव्यों का क्या होगा, निर्वहन होगा, तो आदेश कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगा। समझ में आ रही है बात। यानी परम आदेश, परम समझ सकते हैं जो सबसे बड़ा है, और आदेश मतलब उसका दिया हुआ आदेश। समझ में आ रही है बात। तो परमादेश आपको समझ में आ गया कि परमादेश क्या होगा, तो आप याद रखेंगे। क्लियर बात, समझ में आ रही है। चलिए इससे आगे की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात देखेंगे आप आगे। चलो जी, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, नंबर 3 पॉइंट क्या आ जाता है आपका, प्रतिषेध। क्या नाम आया, प्रतिषेध। समझ में आ रही है बात। ठीक है, देखो याद रखना, प्रतिषेध में क्या होगा, न्यायालय अपने से निजी अदालतों को नए आदेश देगा और केस क्या होगा, पुनः शुरू किया जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या है, यानी किसी व्यक्ति का कोई मामला हो गया है ना, या कोई कांड हो गया, ऐसा समझ सकते हैं, और उस मामले में क्या हो गया, गलत न्यायालय उसने चुन ली, यानी वो एक ऐसे न्यायालय ने उसके ऊपर केस उसका चला दिया जो उस न्यायालय के हक में नहीं था। अब उस व्यक्ति को बाद में पता लगा कि मैं तो गलत अदालत में आ गया भैया, तो याद रखना उस अदालत को अपने से नीचे नीचे जिस गलत अदालत में वो गया था व्यक्ति, उस अदालत को आदेश कौन देगा, न्यायालय देगा, और उस केस को फिर दोबारा से शुरू कराया जाएगा। समझ में आ रही है बात। इस नीचे वाली अदालत ने जो भी उसमें काम किया था वो सब खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षण।
समझ में आ रही है बात? उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? अब इसमें क्या हुआ, यदि केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, ये गलत, नीचे की जो गलत अदालत है जिसने गलत फैसला सुनाया था, अब इसने अपनी कार्रवाई को पूरा कर दिया। वहां पर तो शुरू किया था भाई, प्रतिषेध में तो शुरू किया था, लेकिन उत्प्रेक्षण में क्या कर दिया, खत्म भी कर दिया। यानी क्या केस को क्या करेगा सर्वोच्च न्यायालय, रद्द कर देगा। क्या कर देगा, रद्द कर देगा और कहेगा पुनः स्टार्ट करो, पुनः प्रारंभ करो। जो बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई बात? भाई प्रतिषेध में क्या था, गलत न्यायालय ने फैसला सुनाना शुरू किया था, अभी तुरंत वहां पर रोक दिया। लेकिन उत्प्रेक्षण में क्या होगा, फैसला सुना दिया, कंप्लीट कर दिया सब कार्यक्रम, लेकिन क्या हो, बाद में पता लगा न्यायालय गलत है, गलत चुन ली न्यायालय, तो बात क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई और पुनः प्रारंभ कर दिया गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बात? चलिए जरा आगे से आगे की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आ जाता है आपका अधिकार परीक्षा। नाम से समझ में आ रहा है, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होगा, जल्दी से कोई बताए मुझे, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होगा? देखो, कोई व्यक्ति धोखे से सरकारी नौकरी ले लेता है, किसी भी महकमे में हो, कोई व्यक्ति क्या करता है, धोखे से, धोखेबाजी से, पैसे के लेन देन से, समझ में आ रही है, सरकारी नौकरी में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो भैया सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा कि भैया तरीका बताओ, फिर तरीका बताइए आपने कैसे कैसे नौकरी ली, और उसके ऊपर क्या करेगा भैया, सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही करेगा कठोर से कठोर। क्यों? क्योंकि उसने सरकार को धोखा दिया है, और सरकार को धोखा देकर के क्या प्राप्त की है, सरकारी नौकरी प्राप्त की है। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? जल्दी से देखें जरा इसको, यहाँ तक की बात क्लियर है? किसी तरह की भी कोई दिक्कत तो किसी को तो बताया जल्दी जरा, समझ में आ रही है बात? फिर दोबारा से देख लेंगे एक बार, चलो एक बार जल्दी से देख लें। मैंने आपको क्या क्या बताया, बंदी प्रत्येक के 5 इंजेक्शन है किसके पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास में, जब जिसको जरूरत होगी तुरंत छोड़ देगा और तुरंत इंजेक्शन जाके लग जाएगा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय बेटा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ये बैठे बैठे लोगों की कुर्सियां हिला देती है, तोड़ देती है, ऐसा समझ के चले आप। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। चलो, तो ये 5 अधिकार ऐसे हैं नागरिक के पास भारत के, जो किसी को भी हिला सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उसके साथ खड़ी रहेगी इस कार्य में। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, समझ में आई बात? अब इन सभी मौलिक अधिकारों को हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी दोस्तों, ठीक है, थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, तो आज इतना ही काम रखते हैं, बाकी से आगे कर लूंगा। जय हिंद, जय भारत।